हाय बच्चों, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद आपका 10th का एक चैप्टर और बचेगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद इस बार जो आपका 10th का पेपर आया है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस चैप्टर को देखते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। बच्चों, तो जैसे कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं पहले उसका नाम समझते हैं कि वो नाम है क्या, ये नाम बताता क्या है, नाम का मतलब क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए आपके पास जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब क्या होता है। तो जो मेटल है, मेटल का मतलब क्या होता है बच्चों? मेटल का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन का दान दे दे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, उसको बोलते हैं मेटल। जो बच्चों मेटल किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, लूज करे इलेक्ट्रॉन को, और हम बोल सकते हैं डोनेट कर दे इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलते हैं मेटल। अब बेसिकली हम बात करते हैं नॉन मेटल के बच्चों। नॉन मेटल इससे अपोजिट कर दो, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है तो नॉन मेटल क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। बच्चों मेटल क्या है? दान दे रही है, नॉन मेटल दान ले रही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, और जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। बच्चों अब मेटल के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप अपनी डेली लाइफ में भी डिफरेंट चीज़ें देखते होंगे मेटल की, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया बच्चों, और गोल्ड हो गया बच्चों, सिल्वर हो गया बच्चों। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द मेटल। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल के बच्चों। तो नॉन मेटल में जैसे ऑक्सीजन हो गया बच्चों, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल। अब इसी में बच्चों आता है एक मेटेलॉइड। मेटेलॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? मेटेलॉइड का मतलब होता है जो मेटल की तरह भी बिहेव करे और नॉन मेटल के भी तरह बिहेव करे, मतलब इंटरमीडिएट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी करे और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करे, वो मेटेलॉइड हो जाएगा। मतलब इंटरमीडिएट स्टेट हो जाएगी आपकी मेटल और नॉन मेटल की, उसको हम मेटेलॉइड बोल रहे हैं बच्चों। इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो जैसे बोरोन लगा लो, सिलिकॉन लगा लो, जर्मेनियम लगा लो, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटेलॉइड्स। एंड मेटेलॉइड होता क्या है? इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल एंड बिहेव लाइक बोथ, मेटल की तरह भी बिहेव करे और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करे, उसको क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड। तो जो बेसिकली हम जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो उसके नाम से शुरुआत करते हैं। तो आपको नाम समझ आ गया ना, मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है और मेटेलॉइड्स क्या होती है। ठीक है बच्चों, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, किस बेसिस पे हम इनको मेटल में रख रहे हैं और किस बेसिस पे नॉन मेटल में रख रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा उनको मेटल में रख लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा नॉन मेटल में रख लेंगे, और जो दोनों की तरह एक्ट करेगा उनको मेटेलॉइड में रख लेंगे। अब बच्चों बेसिकली इस चैप्टर में हम 5-6 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, हम प्रॉपर्टी देखेंगे मेटल नॉन मेटल की। प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या देखेंगे इस चैप्टर में, हमें पढ़ना क्या है वो बता देती हूँ। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी बच्चों। देन इसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद मेटल की हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, जो कि है मेटलर्जी वाला पार्ट बच्चों। मेटलर्जी वाले पार्ट के बाद इसमें हम अलॉय वाला पार्ट देखेंगे। दीज आर द सम की पॉइंट्स जो हमें इस चैप्टर में हमें स्टडी करने हैं। तो आज की क्लास में हम मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वाली क्लास में जो आपका ये वाला पार्ट है ये डिस्कस करेंगे। बच्चों इस चैप्टर में हम कुछ एक्सेप्शन भी स्टडी करेंगे। मतलब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एबनॉर्मेलिटी जो शो करेगा। जैसे कि एबनॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ह्यूमन बींग का मेन फंक्शन, मतलब मेन सब ह्यूमन बींग चलते हैं, वॉकिंग चल रहे हैं ना, मान लो कोई ह्यूमन बींग उड़ रहा है तो वो अलग शो कर रहा है ना, एबनॉर्मल बिहेव शो कर रहा है। तो जो भी एबनॉर्मल बिहेव शो करेगा, जो भी एलिमेंट एबनॉर्मल बिहेव शो करता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, उसको हम बोल देते हैं एक्सेप्शन बच्चों। ठीक है, वो भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, उसकी हेल्प से आपको इजीली चीज़ें याद भी हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बच्चों। ध्यान से समझना, आपको समझ आ जाएगा, बहुत ईजी चैप्टर है। बात कर रहे हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी।
तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको याद करने के लिए आसानी होगी, चार्ट बनवा देती हूँ। मेटल एंड नॉन मेटल। ध्यान से समझना बच्चों। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या देखते हैं हम, स्टेट का देखते हैं, स्टेट। तो बच्चों जो आपकी मेटल होती हैं वो ऑलमोस्ट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मेटल किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड। और नॉन मेटल है बच्चों, वो सॉलिड में भी कर रही हैं, लिक्विड में भी कर रही हैं और गैसियस में भी कर रही हैं बच्चों। अब बात कर, इसमें एक एक्सेप्शन आता है मरकरी, जो कि बच्चों किस में करती है, लिक्विड में एट रूम टेम्परेचर। मैं आपको एक्सेप्शन का एक अलग चार्ट बनवाऊंगी, वहां आपको याद करने में आसानी होगी, एक ही जगह आपको याद रह जाएंगे। मरकरी वाला एक बार यहाँ ध्यान रख लो, और मैं लास्ट में बताऊंगी, चार्ट बनवाऊंगी, उसमें आपको सारे एक जगह बताऊंगी और याद करने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। और नॉन मेटल बच्चों सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड में भी, गैस में। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जैसे कार्बन हो गया। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में आपके पास ब्रोमीन हो गया। गैस की बात करें, गैस में आपके पास ऑक्सीजन हो गया बच्चों। अब बात करते हैं नेचर की। दूसरा पॉइंट है नेचर कैसा होता है इसका। तो बच्चों जो मेटल होती हैं जनरली वो आपके पास हार्ड होती हैं, मेटल होती हैं वो हार्ड होती हैं, और जो नॉन मेटल होती हैं बच्चों वो सॉफ्ट होती हैं। इसमें एक्सेप्शन मैं बता रही हूँ, वो लास्ट अभी बता दूंगी। सबसे पहले जो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो देख लो, इसके बाद एक्सेप्शन बताती हूँ, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं बच्चों, इसमें मैलेबिलिटी का। मैलेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट को यदि आप पीट रहे हो, उसको मार रहे हो, तो वो कन्वर्ट हो जाए शीट्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं मैलेबिलिटी। वहन, यहाँ ब्रैकेट में लिखवा देती हूँ, किसी भी एलिमेंट को आप, वहन एनी एलिमेंट इज बीटन so it's convert into sheets। इसको बोलते हैं बच्चों मैलेबिलिटी। जो आपकी मेटल है वो तो शो करेगी, बट नॉन मेटल है वो शो नहीं करेगी बच्चों। मैलेबिलिटी का मतलब क्या बताया, किसी भी चीज को आप पीट रहे हो और उसको वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। जैसे आपके पास बंडल है, उसको आपने पीटा, हथौड़ा लेके उसको पीटना शुरू कर दिया, तो वो शीट्स के फॉर्म में बिछ गई, तो उसको बोल रहे हैं मैलेबिलिटी। अब पॉइंट आता है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों, किसी भी चीज को आप यदि स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच करिए आपने कुछ भी चीजें, तो वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स हैं वो शो करेंगे, बट नॉन मेटल है बच्चों वो शो नहीं करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे पहले हीट का बच्चों। हीट का मतलब जो आपकी मेटल है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब वो इजीली गर्म हो जाएंगी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बट नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बच्चों अब बात करते हैं लाइट की बच्चों। लाइट, तो जो आपके मेटल हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिसिटी लिख लो यहाँ, इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल है वो तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, जो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, जो मेटल्स होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट इनका लो होता है बच्चों। सो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, रैपिडली ध्यान देना। मेटल की जो स्टेट होगी बच्चों, ऑलमोस्ट मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एक है मरकरी जो आपको ध्यान रखना है, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑन द अदर साइड मेटल
कि जो स्टेट है वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। सॉलिड में कार्बन है, जैसे कार्बन आपकी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड जैसे ब्रोमीन हो गया, और गैस ऑक्सीजन जो आप एनवायरनमेंट में देख ही रहे हो वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। जो नेचर है मेटल हार्ड होती है, कठोर होती है, बट नॉन मेटल सॉफ्ट होती है। मैलेबिलिटी, किसी भी एलिमेंट को पीट रहे हो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए वो मैलेबिलिटी मेटल शो करेंगी, नॉन मेटल नहीं करेंगी। डक्टिलिटी, किसी भी चीज को खींच रहे हो तो वो वायर में कन्वर्ट हो जाए, मेटल शो करेंगी बट नॉन मेटल नहीं करेंगी। अब आता है हीट, मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर है, मतलब वो बहुत इजीली हीट गेन कर लेंगी, नॉन मेटल इजीली नहीं करेंगी। और इलेक्ट्रिसिटी सेम, मेटल होती है वो हाई कंडक्टर है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रिसिटी गेन कर लेंगी, बट नॉन मेटल नहीं करेंगी। फिर पॉइंट आता है मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कौन जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो मेटल है वो तो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होंगे बच्चों, क्योंकि वो सॉलिड होती हैं। बट जो हमारे पास नॉन मेटल है वो लो मेल्टिंग पॉइंट पे ही मेल्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बताती हूँ एक्सेप्शन, जो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो वाली चीज़ आप ध्यान देना। बच्चों एक ही जगह चार्ट बताऊंगी एक्सेप्शन का, तो आपको याद करने में आसानी होगी, और इसमें से क्वेश्चन बच्चों आता ही है, तो एक बार आप ध्यान रखना, इसको एक बार ध्यान देना, आपको समझ आ जाएगा। इतना कुछ नहीं है, 5-6 एक्सेप्शन है वो यहीं क्लियर हो जाएंगे। देखो देखो बच्चों, अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। ध्यान देना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। बच्चों देखो, इसको याद करने का है। लीची नाखा, जो आपके पीरियोडिक टेबल की जो एल्कली मेटल है वो याद करने का तरीका होता है हाई लीची नाखा रब कोसेगा फिर, तो लीची नाखा से याद रखो, लीची नाखा, लीची ना खा। इसको क्या याद रखोगे, गायश्री, गैलियम श्री को याद रखो, गायश्री, गायश्री। तो बच्चों गैलियम और सीजियम है ये भी सॉफ्ट होती हैं। जो लिथियम, अभी क्या बताया, जो बच्चों ये मेटल है, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और गैलियम एंड सीजियम ही मेटल है। तो इसको याद करने का तरीका है लीची नाखा, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतनी सॉफ्ट है कि आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, कट बाय नाइफ। इसको आप इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती हैं। सेम टू सेम गैलियम एंड सीजियम भी बच्चों बहुत सॉफ्ट होती हैं। तो ये सॉफ्ट होती हैं इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बच्चों, लो होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इनको याद करने का तरीका समझ आ गया ना बच्चों। लीची ना खा, सॉफ्ट है, लीची मत खाओ बिकॉज वो सॉफ्ट है, इजीली नाइफ से हम कट कर सकते हैं। और दूसरा क्या बताया, गैलियम सीजियम, गायश्री, गायश्री, तो गाय क्या होती है, हमारी माता होती है, सॉफ्ट होती है, तो गायश्री भी क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई। तो सॉफ्ट होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। मेटल्स का क्या बताया था, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट दीज आर द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेव शो करते हैं। तो ये वाली चीजें आपको याद हो गई ना। अब देखो बच्चों दूसरी बात करते हैं, मरकरी और लेड। बच्चों जो लेड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है लेड, और मरकरी होता है वो हीट का बैड कंडक्टर होता है, हीट का बैड कंडक्टर होता है। दीज आर द मेटल। बच्चों ये सब मेटल के एक्सेप्शन है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक बार रुक जाओ। इसको याद करने का तरीका बताओ। मरकरी, मरकरी पर धूप नहीं, मरकरी
पर धूप नहीं। याद करने का तरीका समझ आ गया ना बच्चों। हीट, मरकरी होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बट हमने मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट पढ़ी थी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, बट दीज आर द एक्सेप्शन। और इसको लेड को कैसे याद रखोगे? पब में लाइट नहीं, पब में लाइट गुल, गुल, पब में लाइट गुल मतलब लाइट चली गई, पब में लाइट गुल, तो इसका क्या हो जाएगा? लाइट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी। लाइट किससे आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो पब में लाइट गुल मतलब जो लेड होता है, लेड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड दूसरी साइड मरकरी पर धूप नहीं, मरकरी पर धूप नहीं का मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आ गया ना बच्चों समझ? ये कुछ एक्सेप्शंस है ये मेटल के, ध्यान रखना। सबसे पहले बता, लीची ना खा, सॉफ्ट होता है, इजीली कट बाय नाइफ। गैलियम एंड सीजियम, गायश्री, सॉफ्ट होता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। दूसरा बताया जो मरकरी होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मेटल है बट गुड कंडक्टर होना चाहिए बट बैड कंडक्टर है। और इसकी ट्रिक क्या बताई? मरकरी पर धूप नहीं। दूसरा लेड भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पब में लाइट गुल, तो ये क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले एक्सेप्शन आपको याद रहेंगे। अब नॉन मेटल की ओर बता देती हूँ, वो ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। नॉन मेटल की ओर सुनो। बच्चों नॉन मेटल में क्या बताया था कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो नॉन मेटल थी वो बताई थी सॉफ्ट, बट डायमंड होता है ये हार्ड होता है, डायमंड होता है ये हार्ड होता है। तो हार्ड होने की वजह से ही इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट प्रॉपर्टीज में और ऐड कर लेना बच्चों, लस्चरस का। लस्चर का मतलब होता है शाइन। जो मेटल होती हैं वो शाइनिंग होती हैं, बट नॉन मेटल डल होती है, मतलब उसमें शाइनिंग नहीं होती। जो मेटल होती है बच्चों, मेटल में क्या होती है? शाइनिंग होती है। और जो नॉन मेटल होती है ना बच्चों वो डल होती है, मतलब उसमें शाइनिंग नहीं होती है, वो डल होती है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है कि जो ग्रेफाइट है ना बच्चों, ग्रेफाइट है आपकी यही, ये क्या प्रॉपर्टी शो करती है? लस्चरस की, मतलब इसमें शाइनिंग होती है। और इसी में ही एक लस्चरस कौन कौन शो करेगा? ग्रेफाइट एंड बच्चों आयोडीन एंड आयोडीन। दीज आर द एक्सेप्शंस। ये लस्चरस शो करेंगे मतलब ये शाइनिंग शो करेंगे। नॉन मेटल में आपको एक्सेप्शन क्या क्या याद रखने हैं? ग्रेफाइट is good conductor of electricity. These are non-metal. This is non-metal but good conductor of electricity. And graphite is also show lustrous property. Lustrous property. ठीक है बच्चों? And diamond is a hard. Diamond is non-metal but ये hard होगा। क्यों? बिकॉज एक्सेप्शन है बच्चों, हार्ड होने की वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। सो ये एक्सेप्शन के कुछ मैंने आपको एक जगह ही नोट डाउन करा दिए, आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में लस्टरस वाला पॉइंट ऐड कर लेना, और एक होता है इसमें सोनोरस, ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना। सोनोरस का मतलब होता है खनखनाहट, मतलब मेटल में आवाज़ आती है बच्चों, खन खन की आवाज़ आएगी। 2 मेटल को आप एक दूसरे से ऐसे बजाओगे तो आवाज़ आएगी, उसको बोलते हैं सोनोरस। तो मेटल शो करते हैं, मेटल शो करेंगे एंड मेटल तो शो करेंगे बच्चों, और नॉन मेटल्स डज नॉट शो। ठीक है बच्चों, ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको ध्यान रखनी थी, और कुछ एक्सेप्शन थे जो बता दिए, ये ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी की। ध्यान देना केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई ना, अब केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ठीक है,
ओके बच्चों, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। जो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कर ली, अब केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि यदि मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है। तो बच्चों किसी भी मेटल की यदि आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपके पास बनेगा मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल ऑक्साइड बनता है उसका नेचर बेसिक होता है। याद करने का तरीका MB से याद रखो। फ़ोन में क्या होती है, MB तो यूज करते हो आप लोग, नेट चलाते हो तो MB यूज होती है, तो MB से याद रखो। जो मेटल ऑक्साइड होगा उसका नेचर बेसिक होगा बच्चों। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे एल्युमिनियम और जिंक का जो ऑक्साइड बनेगा ना बच्चों, वो बेसिक ना होके एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड भी हो और बेस भी हो, वो होता है एम्फोटेरिक। मतलब एम्फोटेरिक आर दोज विच एक्ट लाइक बोथ एसिड एज वेल एज बेस। उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करे। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एल्युमिनियम और जिंक। इसको याद करने का तरीका क्या है, जनता आओ, जनता आओ से याद रखो, जनता आओ से याद रख लो कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे। जितने भी मेटल ऑक्साइड है बेसिक होंगे, लेकिन एल्युमिनियम और जिंक क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। मतलब वो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेगा। अब बच्चों बात करते हैं जो और दोनों की तरह कर रहा है, इसके जो दो रिएक्शन है बच्चों, ये ध्यान रखनी है आपको कि जैसे कि देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड ले लिया हमने, उसकी रिएक्शन कराई HCl के साथ। HCl क्या है, एसिड है ना बच्चों। तो यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड बन गया और वाटर रिलीज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ये एसिड है तो इसने किस तरीके से एक्ट किया, बेस की तरह ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया। और यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में बच्चों देखो एल्युमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो यहाँ पे ये बेस है तो इसने किस तरीके से एक्ट किया, एसिड की तरह। तो दोनों तरीके से हो गया ना, बेस की तरह भी एक्ट कर रहा है और एसिड की तरह भी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एम्फोटेरिक बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, हमने सबसे पहले क्या बताया, किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा और मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। एक एक्सेप्शन है, जनता आओ, मतलब जिंक और एल्युमिनियम के जो भी ऑक्साइड होंगे वो एम्फोटेरिक होंगे, मतलब वो एसिड की तरह भी एक्ट करेंगे और बेस की तरह भी एक्ट करेंगे। अब बात आता है बच्चों, यदि हम हाई रिएक्टिव मेटल की बात करें जैसे पोटेशियम और सोडियम, इनकी यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारे पास बनता तो मेटल ऑक्साइड ही है। जैसे कि पोटेशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड। सोडियम की ऑक्सीजन के साथ कराई तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यदि इसको आप ऐसे ही रख दोगे ना ओपन लैब में, तो ऑक्सीजन तो हमारे एनवायरनमेंट में है ही, तो उसमें आग लग जाती है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और ये इजीली फायर पकड़ लेते हैं, इजीली कैच द फायर। तो इसलिए हम इनको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लिथियम पोटेशियम इनको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, बिकॉज बच्चों ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, बहुत विग्रस रिएक्शन कर देती हैं ऑक्सीजन के साथ। दैट्स वाई दे इजीली कैच द फायर। इसलिए हम इनको कैरोसिन ऑयल में रखते हैं जिससे हम ऑक्सीजन से इनकी प्रिवेंट कर सके, बचा सके और इनमें आग ना लगे। तो यही रीज़न है, इसका रीज़न ये दो रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी और रीज़न लिखना पड़ेगा कि बहुत विग्रस रिएक्शन शो करते हैं ऑक्सीजन के साथ और इजीली आग पकड़ लेते हैं। दैट्स वाई इनको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की जो मॉडरेट रिएक्टिव स्पीसीज होती है। तो यदि मैग्नीशियम की आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगी और जैसे ही ये रिएक्शन कराओगे ना बच्चों आपको बहुत सुंदर सी लाइट दिखेगी, वाइट डेजलिंग लाइट दिखेगी, बहुत चमकदार रोशनी दिखेगी। तब ये वाली रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन को करते समय थोड़ा दूर से करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकदार रोशनी रहती है, तो इसलिए आंखों को प्रिवेंट करने के लिए थोड़ा दूर से इस रिएक्शन को करते हैं। दूसरा यदि एल्युमिनियम की कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड मिलता है और हमारे पास वाइट कलर की फ्लेम देखने को मिलती है बच्चों। ये कलर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है। और यदि कॉपर के ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और ये ब्लैक कलर का दिखता है, ब्लैक लेयर दिखती है बच्चों इस वाले केस में, ठीक है। अब जैसे कि ये रिएक्शन है, आपने किसी भी मेटल की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि आप फ्लेम टेस्ट कर रहे हो तो फ्लेम टेस्ट के हेल्प से भी हम बता सकते हैं कौन सी मेटल है बच्चों। तो यदि आपने लिथियम का फ्लेम टेस्ट किया, मतलब ऑक्सीजन तो है ना, तो लिथियम को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि
उसमें क्या बोलते हैं, उसको आग के पास लेके गए, हीट किया, तो उस टाइम क्या हो गया कि एक क्रिम्सन फ्लेम दिखाएगा, सोडियम आपको येलो फ्लेम दिखाएगा, पोटेशियम लाइलेक, कैल्शियम ऑरेंज रेड एंड कॉपर ग्रीन। याद करने का तरीका सुनो बच्चों, साइकोलोग में सी क्या हो गया क्रिम्सन, वाई क्या हो गया येलो, एल से क्या हो गया लाइलेक, ओ से क्या हो गया ऑरेंज रेड, जी से क्या हो गया ग्रीन। याद करने का तरीका क्या हुआ, साइकोलोग से हमें याद हो गया सी से क्रिम्सन, वाई से येलो, एल से लाइलेक, ओ से ऑरेंज रेड एंड जी से ग्रीन। तो इस ट्रिक से हेल्प से आप फ्लेम टेस्ट याद रख सकते हो, ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, तो इस ट्रिक की हेल्प से आप इजीली याद रख लेना, आपको याद रह जाएंगे। तो ये आपका पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी कि किसी भी मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सबको पता है मेटल ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है बच्चों। और ये बेसिक नेचर का होता है, इसका एक्सेप्शन क्या बताया, जनता आओ, मतलब जिंक एंड एल्युमिनियम एम्फोटेरिक शो करेंगे, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ये फ्लेम टेस्ट बताइए, ट्रिक की हेल्प से आप इजीली याद कर लेना। और ये बताया कि इसको कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ईजिली आग पकड़ लेता है, दैट्स वाई इसको हम कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि किसी भी मेटल के यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है। बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। तो इस वाले केस में बच्चों क्या होगा, रिएक्शन विद वाटर वाली प्रॉपर्टी में यदि किसी भी मेटल की रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे तो उस वाले केस में आपको मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा बच्चों, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, और आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस वाले बच्चों देखना, यदि हम पोटेशियम और सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास मिलता है हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बच्चों जो आपके पास सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो जैसे ही वाटर के साथ इसमें रिएक्शन होती है तो ईजिली आग पकड़ लेते हैं, ईजिली आग पकड़ लेंगे, फायर पकड़ लेंगे। तो इस वाले केस में क्या होता है, ये इनको हम वाटर से थोड़ी दूरी बनाते हैं ताकि मेटल में आग ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दैट्स वाई इजीली कैच द फायर। दूसरा बच्चों हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पे बोला कि किसी भी मेटल की यदि हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो बच्चों जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज होती हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस वाली रिएक्शन में इसका यदि हम ठंडा पानी भी दें, कोल्ड वाटर भी दे तो भी इजीली रिएक्शन हो जाती है। और इस वाले केस में बच्चों हमारे पास मिलता है हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, दीज आर द हाईली रिएक्टिव। तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑन द अदर साइड बच्चों आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ड्यू टू ये इनकी कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, तो ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। ऑन द अदर साइड बच्चों अब एल्युमिनियम और जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज से और नीचे आते जा रहे हैं हम, तो रिएक्टिविटी सीरीज से और नीचे आए तो ये लेस रिएक्टिव हो गए एज कम्पेयर टू अपर वाले जो एलिमेंट होते हैं। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। जो हाई रिएक्टिव है उनने किसके साथ रिएक्ट कर दिया, कोल्ड वाटर के साथ ही। जो उससे थोड़े कम रिएक्टिव थे उनने किसके साथ कर दिया, हॉट वाटर से। और जो उससे भी कम रिएक्टिव है उन्होंने स्टीम से। और जो बच्चों जिंक के बाद तो जितने भी एलिमेंट आपके रिएक्टिविटी सीरीज में आएंगे वो रिएक्शन ही शो नहीं करेंगे वाटर के साथ, बिकॉज दिस आर द वेरी लेस रिएक्टिव, दैट्स वाई वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे बच्चों। तो याद रखना जो हाईली रिएक्टिव है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, और जो उससे कम रिएक्टिव है बच्चों वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाएगा, मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाएंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, उससे कम रिएक्टिव है वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव स्पीसीज तो कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगी, फिर उससे जो कम रिएक्टिव है उन्होंने हॉट के साथ, उससे थोड़े कम है उन्होंने स्टीम के साथ कर ली। और जो आयरन के बाद जिंक के बाद जितने भी आपके एलिमेंट हैं वो रिएक्शन ही शो नहीं करेंगे वाटर के साथ, ड्यू टू वेरी लेस रिएक्टिव बच्चों। और अब एक चीज़ ये याद रखना बच्चों कि जो आपके पास कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना,
आप इसकी रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ। तो जैसे आपने वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो इनमें क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो जैसे ही हाइड्रोक्साइड बना, मेटल हाइड्रोक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो बच्चों जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है ना, उन्होंने क्या किया, बबल्स बनने शुरू हो गए, हाइड्रोजन गैस के बबल बन गए। तो वो बबल है ना बच्चों, उसमें जो मेटल होगी ना उसको चिपका लेते हैं अपने साथ, और जैसे ही मेटल उस पर स्टिक हो गई तो बबल तो ऊपर आएंगे ना, कंटेनर से ऊपर आएंगे। तो जैसे वो ऊपर आएंगे तो मेटल सब ऊपर की तरफ एक्यूमुलेट हो जाती है, बबल्स मेटल पे चिपक गए और सारे बबल्स ऊपर आ गए, तो मेटल कंटेनर के अपर पोर्शन पे एक्यूमुलेट हो जाती है। ये वाली चीज़ याद रखना बच्चों। एक तो ये वाली चीज़ याद रखना कि पोटेशियम और जो सोडियम होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, वो इजीली रिएक्शन शो कर देते हैं और ये आग पकड़ लेते हैं, इजीली कैच द फायर। और एक कैल्शियम मैग्नीशियम वाला ध्यान रखना कि जो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हो रही है वो बबल्स के फॉर्म में होगी और वो मेटल को अपने साथ चिपका लेंगे और कंटेनर के ऊपर आ जाएंगे। और कंटेनर के ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेटल अपर पोर्शन में एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो बच्चों ये वाली चीज़ याद रखना। सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। दूसरी हमने क्या पढ़ी, मेटल यदि वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है तो क्या बना रहा है, या तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है या मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये 2-3 चीज़ें हमने इसमें देख ली कि कब सबसे ज़्यादा हाई रिएक्टिव स्पीसीज करेगी तो क्या होगा और लो रिएक्टिव स्पीसीज रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। ठीक है ना बच्चों। अब 2-3 केमिकल प्रॉपर्टी और है, ध्यान रखना, वो बता देती हूँ एक बार। बच्चों आप देखते हैं रिएक्शन विद एसिड। देखो इस वाले केस में क्या हुआ, किसी भी मेटल की यदि आप एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो उस वाले केस में बच्चों क्या मिलता है, हमारे पास सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको एसिड बेस वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन बताई थी कि किसी भी मेटल की आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो आपको सोल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। बट बच्चों इसमें ये चीज़ याद रखना, यदि एसिड आपने ले ली नाइट्रिक एसिड तो उस वाले केस में हाइड्रोजन ना बन के आपको वाटर मिलेगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स वाई बच्चों इस वाले केस में हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने वाटर में। क्यों किया, बिकॉज HNO3 आपके पास जो नाइट्रिक एसिड होती है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से इसने जो हाइड्रोजन बना उसको इजीली उसका ऑक्सीडेशन कर दिया और उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखना कि किसी भी मेटल की यदि एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। बट इन द केस ऑफ द नाइट्रिक एसिड हमारे पास हाइड्रोजन ना मिलके हमारे पास वाटर मिल जाता है, बिकॉज जो नाइट्रिक एसिड होती है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। ठीक है बच्चों, ये वाली रिएक्शन हम ध्यान रखना। अब दूसरी बात करते हैं, यदि हम किसी भी मेटल की रिएक्शन, ये थर्ड थी बच्चों और ये फोर्थ है, यदि मेटल की रिएक्शन बच्चों मेटल सोल्ट के साथ कर रहे हैं, मेटल सोल्ट के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा और ये कौन से रिएक्शन का टाइप है बताओ। यदि किसी भी रिएक्शन के बच्चों मेटल और मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करोगे तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल देखना, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास, ZnSO4 कॉपर। ये आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें भी बताया था जो हाई रिएक्टिव जो स्पीसीज है वो लो रिएक्टिव स्पीसीज के साथ जो चीज अटैच है उसको खुद ले लेगा, मतलब वो डिस्प्लेस कर देगा बच्चों। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर ना,
तो जिंक ने क्या किया, कॉपर के साथ जो यूनिट जुड़ी थी उसको खुद ले लिया, बिकॉज जिंक स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उससे वो चीज़ छीन लेगा बच्चों। तो रिएक्टिविटी सीरीज से आपको पता लगाना पड़ेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है। तो रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसने ना देखी हो तो देख लेना बच्चों। तो उस सीरीज की हेल्प से आप पता चला लोगे कि जिंक ऊपर आ रहा है तो मतलब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा रिएक्टिव तो चीज़ें छीन लेगा ना। तो ये कॉपर सल्फेट से इसने सल्फेट छीन लिया और कॉपर को अलग कर दिया। और यदि बच्चों ये रिएक्शन मान लो ऐसे होती, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या होता, इस वाले केस में रिएक्शन होती ही नहीं ना बच्चों, क्योंकि जिंक स्ट्रॉन्ग है कॉपर वीक है। तो वीक वाला स्ट्रॉन्ग से कैसे चीजें छीनेगा, छीन ही नहीं सकता ना बच्चों। दैट्स वाई कॉपर तो छीन ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो सब मेटल और मेटल सोल्ट के जो रिएक्शन होती है उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके हेल्प से इक्वेशन होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाला होता है वो वीक वाले से चीजें छीन ले लेता है, ठीक है, और जो वीक होगा वो स्ट्रॉन्ग से नहीं छीन पाएगा, ठीक है ना बच्चों। इसलिए ये डिस्प्लेस हो रही है ना एक दूसरे से, इसलिए इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। अब बात करते हैं एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी एक और बची है, बस ध्यान रखना, बस कंप्लीट होगी फिर। अब देखो बच्चों, लास्ट बची है हमारे पास, यदि मेटल की रिएक्शन हम नॉन मेटल के साथ कराएं तो क्या बनेगा। देखो जब चैप्टर शुरू किया तभी बताया था मेटल का नेचर क्या होता है, टू डोनेट, मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन डोनेट। और नॉन मेटल का नेचर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। देखो ध्यान से देखना, ये समझने की चीज है। हमने ले लिया सोडियम और एक ले लिया हमने क्लोरीन, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या बना, एक हमने ले लिया सोडियम एक हमने ले लिया क्लोरीन बच्चों। तो इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। मान लो इसने इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव। मान लो क्लोरीन ने बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसने डोनेट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो जाएगी। जिसके पास डेफिशिएंसी होती है ना बच्चों, जो अपने से इलेक्ट्रॉन दे देता है तब तो आता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है तब आता है नेगेटिव, ठीक है। तो जैसे बच्चों जो ये क्या बना लेगा, तो यहाँ बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। ये बना क्यों है, एक बार ये देख लो। जो सोडियम है ना बच्चों, सोडियम उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 8 1। और जो क्लोरीन होता है उसका होता है 17, तो इसको कैसे लिखेंगे 7, ठीक है। तो बच्चों किसी भी स्पीसीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं तो वो स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। यदि मान लो इसके एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, दान में दे देता है मतलब, और यदि ये दान में एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो बच्चों यदि एक इलेक्ट्रॉन इसने दान में ले लिया तो ये क्या बन गया 2 8 8, और ये क्या बन गया 2 8, तो दोनों स्टेबल हो गए। इन सोचो वाओ, हम एक देके और एक लेके हम तो बहुत अमीर हो रहे हैं। तो इन्होंने सोचा हम ऐसा कर देते हैं फिर, तो इन्होंने कर दिया बच्चों, इसने एक दे दिया उसने एक ले लिया और दोनों अमीर बन गए। इसके बाद क्या हुआ, स्टेबल होने के बाद Na ने तो दिया था, तो देने के बाद ये तो हो गया पॉजिटिव, और क्लोरीन ने लिया था तो ये हो गया नेगेटिव, और इन्होंने बना लिया आयोनिक कंपाउंड। तो बच्चों जो आयोनिक कंपाउंड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल में बनता है, ये याद रखना। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से आयोनिक कंपाउंड बनता है। अब इसमें बच्चों कुछ आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, 3-4 प्रॉपर्टी हैं, वो ध्यान रख लेना बस। फिर ये वाला जो प्रॉपर्टी वाला है ये आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम मेटलर्जी पे मूव ऑन करेंगे। यदि हम आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखते हैं
आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, तो ये क्या होती है ये ध्यान रखना। सबसे पहले आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होने की वजह से बच्चों ये क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड हुए मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ। सॉलिड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर। सो दैट्स वाई बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और बच्चों जो आपके आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर बट नॉन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक कैरोसिन। जैसे कि बच्चों कैरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इनमें ये वाली चीज़ें हैं ये नॉन सोल्यूबल होता है, बट जो वाटर होता है उसमें सोल्यूबल होता है। और बच्चों जो ये आयोनिक कंपाउंड है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बट बच्चों ये वाली चीज़ आप याद रखना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होते हैं ये, ओनली मोल्टन स्टेट में बच्चों, मोल्टन और एक्वस स्टेट में होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। कलर चेंज कर देती हूँ। ओनली इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, मोल्टन एंड एक्वस फॉर्म। बच्चों ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन और एक्वस फॉर्म में ही शो करते हैं। इसका रीजन बिकॉज बच्चों इस स्टेट में ही फ्री आयन एग्जिस्ट करते हैं, फ्री आयन एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स वाई तब जब कोई भी चीज़ एक्वस में है या पिघली हुई है उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी केस में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है कोई सब्सटेंस। तो इसमें मोल्टन और एक्वस फॉर्म ही ऐसी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं। दैट्स वाई ये फ्री गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन और एक्वस फॉर्म में करते हैं। और यदि हम इसकी सॉलिड फॉर्म की बात करें ना बच्चों, सॉलिड फॉर्म की, उस वाले केस में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ये वाली चीज़ याद रखना। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, सॉलिड होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा शो करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। नंबर सेकंड इज कि ये सोल्यूबल होंगे वाटर में, बट इन कैरोसिन पेट्रोल इनमें नॉन सोल्यूबल होंगे। और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट बच्चों ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि मोल्टन और एक्वस स्टेट में ही गुड कंडक्टर शो करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में ये बैड कंडक्टर शो करते हैं। तो आज के क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा, मेटल नॉन मेटल पढ़ा, होता क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बेसिकली देखी हमने। नेक्स्ट वाली क्लास में हम मेटलर्जी वाला पार्ट क्लियर करेंगे, मेटलर्जी और अलॉय वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है। फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और मेटलर्जी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाला पार्ट क्लियर हो गया, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।